हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के स्टैटिक एआरडी का सेशन 2 होगा ये हमारा, जिसमें हम लोग सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स और सिलेबस की बात करें, इसमें हम लोग सॉइल से शुरू करेंगे। सॉइल क्या होती है, सॉइल हॉरिजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ होती है, जिसके अंदर हम लोग हर सॉइल की स्टेट्स पढ़ेंगे, कौन से क्रॉप्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे, जिसमें उनके टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट देखेंगे। देन सॉइल इरोजन के बाद सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 बनेगा। फिर हम लोग इरिगेशन की बात करेंगे, इरिगेशन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है और टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है। इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे, जिसमें दो स्कीम्स है हमारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना। दोनों स्कीम्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे। ये हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए के लिए नहीं कर रहे हैं। आरबीआई के लिए स्कीम्स ऐसे नहीं पढ़ाई जाएगी। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरी है उस तरह से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। इसको आप नाबार्ड ग्रेड ए या फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो स्कीम्स में पढ़ाऊंगा उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। सॉइल, व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होता है। सॉइल हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है। सॉइल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर होती है, वाटर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यस, सॉइल में एयर भी होती है। तो सॉइल इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जो डिकेट प्लांट और एनिमल रिमेन्स होते हैं, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होती है, अर्थवॉर्म्स होती है, इस तरह से। सॉइल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रोथ सपोर्ट करता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ सपोर्ट करने का मतलब इट प्रोवाइड्स अंकरेज एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्रीकल्चर का बेसिस होता है, ये बेसिक यही है एग्रीकल्चर का। सॉइल होगी तभी खेती हो पाएगी। इट रेगुलेट्स वाटर साइकिल एंड फिल्टर्स पॉल्यूटेंट्स। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगेगा। ह्यूमन टाइम स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इंसान की लाइफ कितनी होती है, ऑन एन एवरेज 70 साल, 80 साल। 3 जनरेशन ले लो, 4 जनरेशन ले लो, 5 जनरेशन ले लो, 200 साल में हो जाएंगी 5 जनरेशन। बट इतनी जल्दी नई नई सॉइल नहीं बनती है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर सॉइल बनाने में। अब ये हमारे पास है कि सॉइल की ना लेयर्स होती हैं। सॉइल की लेयर्स को हम लोग हॉराइजन बोलते हैं। ओ हॉराइजन होता है जो ऑर्गेनिक लेयर होती है। ए हॉराइजन हम लोग टॉप सॉइल को बोलते हैं। ई हॉराइजन ये एलुविएशन लेयर होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बी हॉराइजन इसे सब सॉइल बोलते हैं। सी हॉरिजॉन पेरेंट मटेरियल होता है ये सॉइल का। और आर हॉरिजन में बेड रॉक होते हैं। हमें लेयर समझनी है, लेयर की पोजीशन समझनी है, और इन लेयर का क्या यूज होता है या फिर इनमें क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनने की पूरी उम्मीद है यहाँ से। ओ हॉरिजॉन की बात करते हैं, टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की। ए हॉरिजॉन की बात करें, ये सेकंड टू टॉप होगी, मतलब सबसे ऊपर ओ होगी फिर ए होगी। ए के नीचे ई हॉरिजॉन हो सकती है, इट इज बिलो ए लेयर। अब अगर ये नहीं है, उस केस में बी हॉरिजन ए लेयर के नीचे होगा, और अगर ई हॉरिजन अवेलेबल है तो बी हॉरिजन ई के नीचे होगा। देन सी होगा बी के नीचे, और आर होगा हमारी बॉटम मोस्ट लेयर। होता क्या है इन लेयर में, अगर ओ हॉरिजॉन की हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें अनडिकम्पोज और पार्शियली डिकम्पोज प्लांट एनिमल रेसिड्यूज मिलते हैं। ह्यूमस होता है, लीफ लिटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो जो भी सॉइल के जिस पार्ट में हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, यूजुअली वो हमारा ओ हॉरिजॉन है। ए हॉरिजॉन की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास ह्यूमस काफी ज्यादा है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, रूट्स है। तो रूट्स हमारी ए हॉरिजॉन तक जा रही हैं, ऑर्गेनिक लेयर के नीचे टॉप सॉइल तक जा रही हैं। मेन ग्रो जो मेन जोन होता है क्रॉप ग्रोथ का, वो हमारा ए हॉरिजॉन होता है, एंड इट इज हाईली प्रोन टू सॉइल इरोजन। ई हॉरिजॉन की बात करिए, लीच लेयर होती है विद लॉस ऑफ क्ले, आयरन, एल्युमिनियम एंड ऑर्गेनिक मैटर। लाइट कलर का होता है, लो फर्टिलिटी होती है, और फॉरेस्ट और ह्यूमिड रीजन सॉइल में ये ज्यादा होता है। अदरवाइज हो भी सकता है कि नहीं हो। बी हॉरिजॉन अगर सब सॉइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले होता है। क्ले मतलब हमारी चिकनी मिट्टी सी जो होती है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डेंसर और कॉम्पैक्ट होता है ये, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बट रूट का पेनिट्रेशन लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे चलाता जा रहा है। आपका ओ हॉरिजॉन तो आपकी टॉप मोस्ट लेयर जो आप देखते हो, जहाँ पे आपके पत्ते गिरे हुए हैं, जहाँ पे आप जिस पर चल रहे हो घास उगी हुई है ऊपर ऊपर की, है ना, वो सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक लेयर है। उसके नीचे जैसे हमने मिट्टी हल्की सी खोदनी शुरू करी, हमारा ए लेयर आ गया या फिर टॉप सॉइल आ गया। टॉप सॉइल से भी हम लोग नीचे गए, वहां पे ई हॉरिजन आएगा, अदरवाइज बी हॉरिजन आएगा। बी हॉरिजन के अंदर हमारे
आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। सी हॉरिजन की बात करें, हमारा पेरेंट मटेरियल है, बी हॉरिजन के नीचे होगा, तो हमें पार्शियली वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे। ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होगा, रॉक फ्रेगमेंट्स यहाँ पे ज्यादा होंगे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है यहाँ पे, बट मिनरल्स का सोर्स होता है ये सॉइल फॉर्मेशन के। और सबसे नीचे हमारा बेड रॉक है। बेड रॉक में क्या होता है, जो अनवेदर्ड सॉलिड रॉक है, मतलब जो हमारी रॉक थी, रॉक हमारी डिग्रेड होती गई, वेदर्ड होती गई, उससे हमारी सॉइल बनी। तो जो पूरी रॉक है हमारी प्रॉपर वाली, वो आर हॉरिजन में है, सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं है, रूट्स नहीं है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल डेवलपमेंट। इसके ऊपर की रॉक थोड़ी ज्यादा विदर्ड हो गई होगी, वो हमारा सी हॉरिजन का पार्ट बन गया। यहाँ पे विदरिंग ज्यादा हो गई है रॉक की, रॉक ज्यादा डैमेज हो गई है। जब रॉक डैमेज हो रही है तो रॉक के अंदर से चीजें बाहर आनी शुरू हो रही हैं, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर किसी तरह पहुंच सकता है। बट इसके ऊपर की हम लोग जब बात करें, इसके ऊपर का हमारा सारा काम होता है। बी ऑरिजन में हमारा आयरन ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट डेंस और कॉम्पैक्ट होती है। बट अगर हम ए हॉरिजॉन की बात करें या फिर ओ हॉरिजॉन की बात करें, ये हमारी ऊपर की लेयर्स है जिसमें हमारा सारा काम खेती बाड़ी का हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो पहले तो बात है, सॉइल फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, पेडोजेनेसिस क्या है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन। इसके अंदर 5 मेन फैक्टर्स है, जो कि जेनीज इक्वेशन कहते हैं इन 5 फैक्टर्स को हम लोग। क्या क्या है, सबसे पहले पेरेंट मटेरियल, हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो बेड रॉक है हमारा सॉइल लेयर का, तो इसमें सबसे नीचे वाली लेयर हमारी रॉक है, उसी से सॉइल बन रही है। देन हमारे क्लाइमेट फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। क्यों, क्योंकि जब उस रॉक की वेदरिंग होगी, वो रॉक मतलब डैमेज होनी शुरू होगी, धीरे धीरे चूरा चूरा होनी शुरू होगी, वो क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से है, टेम्परेचर और रेनफॉल। देन हमारा टोपोग्राफी भी इसमें मैटर करता है, कि वहाँ की रेलिफ कैसी है, स्लोप कैसा है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये भी उस रॉक की वेदरिंग में हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या होगा, रॉक्स की वेदरिंग होगी, ठीक है, वेदरिंग होगी रॉक्स की। देन वेदरिंग से बनेगा रिगोलिथ। रिगोलिथ एक बीच की इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर विद द टाइम ऐड होता रहेगा। क्यों, क्योंकि लाइफ हर जगह पहुंचने की कोशिश करती है, एवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने लग जाएगा। इससे हमारा सॉइल डेवलप करने लगेगी। जब सॉइल डेवलप होगी तो इनिशियली हमारे हॉरिजॉन्स बनने शुरू होंगे, कौन कौन से, ओ, ए, बी, सी और आर, ये हमारे हॉरिजॉन्स बनने शुरू होंगे। क्लियर, ये हमारा सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। आगे चलते हैं। सॉइल के मेजर टाइप्स क्या है, इंडिया में 8 मेजर टाइप है सॉइल के। ठीक है, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 10 और 11 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा डिटेल में, वहीं से मैंने लिया है, क्योंकि एक रेफरेंस सोर्स स्पेसिफिक मेरे को जो बेस्ट मिला वो वही मिला। एलुवियल सॉइल सबसे पहली बात होती है। ठीक है, परसेंटेज एरिया कितना है, 40 to 45% जो सॉइल है इंडिया में, हमारी एलुवियल सॉइल है। बनती कैसे है, डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। जो हमारी इंडस नदी, इंडस नदी से मतलब पूरा इंडस रिवर का सिस्टम है, जिसमें हमारी पंजाब की सारी नदियां आती हैं प्लस इंडस रिवर। गंगा रिवर, मतलब पूरा गंगा रिवर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जिसमें गंगा रिवर, यमुना रिवर और इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की सारी रिवर्स है। साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है और इनकी ट्रिब्यूटरीज है। इस तरह से जो नदियां जाती हैं ना, स्पेशली जो पहाड़ों से सब कुछ लेकर आती हैं, पहाड़ों की फर्टिलिटी लेकर आती हैं, वो एलुवियल सॉइल बनाने में हेल्प करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, पोटैश और लाइम इसमें ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, सिल्टी टू क्लेई टेक्सचर होता है और वाटर रिटेंशन इनका अच्छा होता है। सिल्टी टू क्लेई, नाइट्रोजन की कमी, पोटैश और लाइम में अच्छा और वेरी फर्टाइल। ठीक है, दो इनके मेन टाइप्स होते हैं, एक खादर होता है, एक भंगर होता है। जो खादर होता है वो नई और ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और जो भंगर होती है वो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है और फर्टिलिटी उसकी कम हो चुकी होती है। जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है ना, वहां पर हमें ये मिलती है। जैसे आप ये देखिए ना, जहां जहां ये नदियां जा रही हैं, वहां वहां हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की डेल्टाज हो गई, रिवर वैलीज हो गई, वहां पर हमें ये मिलती है। अब यहाँ पर क्या क्या मेजर खेती होती है, थोड़ी बहुत जीके के थ्रू या फिर समाज में रहते हुए आप लोगों को समझ आना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या खेती होती है, राइस होता है, वीट होता है, शुगर केन होता है, पल्सेस होती हैं, ऑयल सीड, वेजिटेबल, जूट, कॉटन। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा था कि ये कहाँ कहाँ होते हैं ये सारे क्रॉप्स। तो जहाँ जहाँ ये सारे क्रॉप्स हो रहे हैं, वहीं वहीं पे ये सब कुछ हो रहा है। कॉटन के लिए मेजरली हम एलुवियल सॉइल को काउंट नहीं करते हैं, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। कॉटन स्पेसिफिकली हमारा ब्लैक सॉइल से होता है,
कॉटन के लिए ही ब्लैक सॉइल का नाम कॉटन सॉइल भी होता है। आगे चलते हैं। ब्लैक सॉइल, इसे हम लोग रेगुलर सॉइल या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया था। अब जो ब्लैक सॉइल ये कैसे बनती है? जो बेसाल्ट रॉक होती है उसकी वेदरिंग से बनी है। कहां पर है ये? इंडिया के डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप की बात करें तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और इसके थोड़ा बहुत नीचे का एरिया, ये हमारा डेक्कन ट्रैप कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? बहुत ज्यादा क्लेई टेक्सचर होता है। जब गीली होती है तो काफी ज्यादा स्टिकी होती है, बट जब ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सी मिट्टी के ड्राई होने पे उसमें क्रैक डेवलप होते हैं या फिर उसमें सेल्फ प्लगिंग का फीचर होता है। आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनमें रिच होता है, बट पुअर होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में। इसकी खास चीज ये होती है कि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि कौन सी सॉइल का मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीन स्टेट्स के मैंने आपसे नाम लिए थे। और मैंने बोला था कि इनके थोड़ा नीचे के एरियाज में, नीचे के एरियाज कौन से आ गए? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। मेजर क्रॉप्स इसका कॉटन। कॉटन प्राइमरली हमारा ब्लैक सॉइल से ही एसोसिएटेड है। उसके अलावा सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, वीट। वीट के लिए हमें इसमें इरिगेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ज्वार और बाजरा की आप याद करो, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है। ड्रॉट रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि पानी अगर कम है तो ये हो जाता है। कम पानी में कैसे होगा? प्लांट को तो प्रॉपर पानी चाहिए ना। कम पानी में इसलिए होगा क्योंकि जो काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो मॉइस्चर रिटेंशन है। तो ज्वार को, बाजरा को यहाँ पे थोड़े से पानी से भी, क्योंकि मिट्टी पानी रिटेन करके रख रही है, अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। आगे चलते हैं। अगली आती है रेड सॉइल और येलो सॉइल। रेड सॉइल और येलो सॉइल जो होती है ना, जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उससे मिलकर बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है? एक तो इनमें रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। येलो होती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। टेक्सचर इसका सैंडी टू लूमी होता है। नाइट्रोजन कम होता है, फॉस्फोरस कम होता है, ह्यूमस कम होता है। पोरस होती है, फ्रीएबल होती है, वेल ड्रेन्ड होती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सॉइल वेल ड्रेन्ड होती है या फिर कौन सी सॉइल पोरस होती है। कौन सी सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है? आयरन ऑक्साइड भी दो होते हैं, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। कौन सी सॉइल में फेरिक ऑक्साइड होता है? आपकी रेड सॉइल और येलो सॉइल में। अब वेल ड्रेन होने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पानी प्रॉपर होता है इन वाली मिट्टियों के लिए। तो वेल ड्रेन के अंदर हमारा जब मिट्टी में मान लीजिए आपने पानी डाला, तो पानी इसमें बह जाएगा आराम से, इसमें कीचड़ ज्यादा नहीं बनेगा। बट ये भी ध्यान रखती है मिट्टी की पानी को, मतलब सफिशिएंट मॉइस्चर को ये होल्ड करके रखती है, बट कीचड़ नहीं बनने देती है। तो इससे क्या होगा? आपका पानी ज्यादा रुकेगा नहीं, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सम पार्ट ऑफ पानी ये जितना जरूरी होता है उतना एब्जॉर्ब भी कर लेता है या रिटेन भी कर लेता है। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मेजर क्रॉप्स क्या है? मिलेट्स होते हैं यहाँ पे, ज्वार, बाजरा, रागी, ग्राउंडनट, पल्सेस, पैडी। पैडी से हमारा मतलब होता है राइस, है ना। इरिगेशन अच्छे से रखेंगे तो पैडी भी होगा। राइस को हमें स्टैंडिंग वाटर देना पड़ता है। राइस का मतलब हमारा हो जाता है स्टैंडिंग वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कौन से क्रॉप को स्टैंडिंग वाटर देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा टोबैको और थोड़ा बहुत कॉटन भी हो जाता है। कॉटन रखिए या मत रखिए, शुगर केन भी इसमें होने लग गया है। आगे चलते हैं। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल होती है जहां पे इंटेंस लीचिंग होती है। इंटेंस लीचिंग, लीचिंग कब होगी? जब बहुत ज्यादा पानी गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। अब ये सोचो ये एरियाज कहाँ है? बहुत ज्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होती है? अगर आप लोगों को बचपन की ज्योग्राफी थोड़ी बहुत याद होगी, आपने पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत याद होगा कि मॉनसून की हवा ऑस्ट्रेलिया से चलती आ रही है, अफ्रीका की तरफ जाती है, बट क्योंकि अर्थ घूमती है तो वो इक्वेटर के पास से थोड़ा, मतलब अफ्रीका के पास से थोड़ा सा या फिर इंडिया को क्रॉस करते ही वो इंडिया की तरफ बेंड हो जाती है। केरला की तरफ से मॉनसून आता है, अरेबियन सी से, और बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट बंगाल के आगे से मॉनसून निकलता है, तो वहां बारिश बहुत ज्यादा होगी। फिर ऐसे ही जब मॉनसून रिट्रीट होता है तो बे ऑफ बंगाल से वो इंडिया में इधर मेनलैंड की तरफ घुसता है, आंध्र और उड़ीसा की साइड, है ना। कुछ ऐसा सा याद आ रहा है? ये हमारा कुछ इस तरह से इंडिया के लोअर एरिया का मैप है। जब मॉनसून आता है इस तरह से आता है हमारे पास, और यहां से ऊपर जाएगा,
जब मानसून वापस जाता है, मानसून यहां से होता हुआ वापस जाता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होगी, इस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ बांग्लादेश के आगे की जो स्टेट्स है यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगी एक जगह। तो इसलिए कौन सी इसकी मेजर एरियाज हो गए? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ ओडिशा। ऊपर से बारिश इधर कहाँ ज्यादा होती है? आसाम। वेस्टर्न घाट्स में बात करें तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में बारिश बहुत होती है। तो ये हमारे वो रीजन हो गए जहां पे लेटराइट सॉइल है। अब इस सॉइल से आप सीधे सीधे देखो इन स्टेट्स के कौन से मेजर क्रॉप्स हैं हमारे। टी हमने कल पढ़ी थी, कॉफी पढ़ी थी, रबड़ पढ़ी थी, कैशू नट है और कोकोनट है। ठीक है, बट इनके लिए मैन्योरिंग अच्छे से करनी पड़ती है, इरिगेशन का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे लेटराइट सॉइल और उसके क्रॉप्स हो गए। एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल, ये सोचो ये कहां पर होती है? हमारा इंडिया में डेजर्टेड एरिया कौन सा है? मेनली तो राजस्थान है, उसके अलावा गुजरात में कच्छ का पार्ट है, राजस्थान से जुड़ा हुआ पंजाब और हरियाणा का भी पार्ट है। तो ये हमारे मेजर रीजन हो गए जहां पे एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल मिलती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज, सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं इसमें कई बार, फर्टिलिटी कम होती है क्योंकि डेजर्ट सॉइल हमें पता है रेतीली मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी कम होगी। सैंडी होती है, रेतीली मिट्टी का नाम ही सैंडी हो गया। सैलीन होती है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, मॉइस्चर भी कम होता है। बट अब इसमें मेजर क्रॉप्स कौन से हो सकते हैं? मिलेट्स हो सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, इरिगेशन प्रॉपर हो तो पल्सीज हो सकती हैं, है ना। कॉटन हो सकता है इरिगेटेड एरियाज में, बट कॉटन को हम लोग यहाँ कहीं नहीं रखेंगे, कॉटन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल के साथ ही एसोसिएट करके रखेंगे। कॉटन का सवाल आएगा ही सिर्फ ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। हो जाता है यहाँ पर भी, राजस्थान में भी लोग कॉटन उगाते हैं, बट क्योंकि ब्लैक सॉइल को ही कॉटन सॉइल बोला जाता है इसकी स्पेशल फीचर की वजह से, तो हम उसको उसी के साथ हमेशा मानकर चलेंगे। माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, माउंटेन सॉइल, हम पहाड़ों पर जैसे जैसे जाते हैं हमारी सॉइल बदलती जाती है, तो इसके अंदर वेरिएशन आता है एल्टीट्यूड के साथ। अब क्योंकि माउंटेन में जब फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, बहुत सारी खाई ऐसी हैं पहाड़ों पे जहाँ पे बहुत बहुत अच्छा अच्छा जंगल बना हुआ है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, थिन होती है, इमेच्योर भी होती है, और हायर एल्टीट्यूड पे एसिडिक भी होती है। रीजन, हमारे मेजर पहाड़ कहाँ हैं? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। मेजर क्रॉप सोचो यहाँ पर क्या होते हैं? आप कश्मीर में जाओ, हिमाचल में जाओ, तो वहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल मिलते हैं, ऑरेंजेस मिलते हैं। राइस की टेरिस फार्मिंग होती है, इधर नैनीताल की साइड आलू बहुत होता है, मेज होता है, एप्पल मैंने आपको बोल ही दिया, और चाय होती है। तो ये हमारे मेजर क्रॉप्स हो गए। तो हमें हमारे इंडिया की ज्योग्राफी को देखते हुए इंडिया का मैप आप बस इमेजिन कर लीजिए, देखिए कहाँ पे गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, कहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा होती है, उस तरह से वहाँ की हमारी मिट्टी अलग हो रही है, उस तरह से वहाँ का रेनफॉल की कंडीशंस हमारी अलग है, और उसी के हिसाब से हमारे क्रॉप्स अलग अलग होते जा रहे हैं। वही हमें बस एक पिक्चराइजेशन करके चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीटी या मार्शी सॉइल, अब जो पीटी या मार्शी सॉइल होती है, एक तो ये कोस्टल एरियाज में होती है, वहां पे सैलिन नेचर की होती है क्योंकि समुद्री पानी आता है, खारा पानी होता है। दूसरा, ये वाटर लॉक्ड होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, जैसे पीट बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी और स्टिकी होती है। तो जो दलदली सी मिट्टी हो जाती है ना, जिसमें लोग फंस जाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, ये वो वाली मिट्टी हो गई। ये होगी कहाँ पे? हमने बोला दलदली सा एरिया, कोस्टल एरियाज, तो केरला के जो बैक वाटर्स है वहां पर है, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में है, तमिलनाडु में है, सुंदरबंस में है। ये प्राइमरी एरिया है यहाँ का जहां पर पीटी या मार्शी सॉइल ज्यादा पाई जाती है। क्रॉप्स की बात करें तो पैडी, इसमें जो राइस होता है हमारा, अगर ड्रेनेज अच्छा है तो राइस हमारा बहुत अच्छा क्रॉप है इसके लिए। इसीलिए आप देखिए जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो चावल ज्यादा खाते हैं। हर स्टेट की जो हैबिट है खाने की, जो वहाँ का फूड है, वो वहाँ की लोकल कंडीशन से ही निकलता है। इधर आप नॉर्थ में आ जाएंगे, हरियाणा की तरफ, यूपी वेस्ट की तरफ, पंजाब की तरफ, यहाँ पे लोग रोटी ज्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यहाँ पर गेहूं ज्यादा उगाया था, उसके बाद में राइस आया था। इधर अगर हम लोग जाएं बिहार की साइड में, वेस्ट बंगाल की साइड में, जहाँ पे पानी ज्यादा है, फ्लड ज्यादा होता है, वहां पे लोग चावल ज्यादा उगाते हैं क्योंकि चावल को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। इसी हिसाब से हमारे पास अलग अलग जगह का अलग अलग खाना होता है। आगे चलते हैं। देन कम्स सैलिन या एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, इसको रेह, ऊसर और कलर भी बोलते हैं। इंडिया में कुछ ही एरियाज में, बहुत ज्यादा एरियाज में नहीं है। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें और इनफर्टाइल होता है, यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, मतलब हो जाती है बट इजीली नहीं हो पाती है। इम्परमिएबल लेयर होती है, काफी हार्ड होती है।
व्हाइट सॉल्टी पैचेस होते हैं इसमें सरफेस पे। जो गुजरात के ड्राई एरियाज हैं, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, यूपी के ड्राई एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। मेजर क्रॉप्स इसके बारले हैं और मिलेट्स हैं, बट मिलेट्स उगाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, ये हमारी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं। हमें सॉइल, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए क्या क्रॉप्स है और वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ये हमें पढ़ा होना जरूरी है। एग्जाम में कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है इसके अंदर, प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी आपको हेल्प कर सकता है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे सारी सॉइल को हम लोगों ने एक टेबुलर फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जिसमें उनका कलर टेक्सचर क्या है, फर्टिलिटी कैसी है, मेजर डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, लीडिंग स्टेट्स कौन से और मेजर क्रॉप्स कौन से हैं। ये मैंने सब आपको पीछे भी पढ़ाया है, मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। आई वुड वांट आप वीडियो पॉज करके इसे एक बार समझें, रीड करें, कोई दिक्कत हो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन, हमने जब मिट्टी पढ़ ली, हमें यह पता है मिट्टी खेती के लिए जरूरी है, तो उसमें एक दिक्कत होती है कि मिट्टी हमारी बर्बाद होती है। मिट्टी के बर्बाद होने को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, अगर ऊपर ऊपर से बात करें। टेक्निकली डेफिनेशन में जाए तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है ना, जो हमने ए हॉरिजॉन पढ़ा था जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, वो बह जाता है। वो बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, उड़ जाता है, पानी हवा से उड़ जाएगा, बारिश में वो मिट्टी जो बहती है वो, या फिर लैंडस्लाइड हो जाएगा, वो मिट्टी ही बर्बाद हो जाएगी। वो हमारा सॉइल इरोजन है। इट रेफर्स टू द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड सरफेस, ठीक है, by natural agents like water, wind, ice or gravity, and also due to human activities such as deforestation, overgrazing and faulty agriculture practices। तो जो मिट्टी की टॉप फर्टाइल लेयर है वो वहां से डिटैच हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और फर्टाइल टॉप लेयर हट जाएगी वहां की जमीन से। क्यों हटेगी, उसके लिए नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी, और ह्यूमन एक्टिविटीज भी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो टॉप सॉइल है हमारी ए हॉरिजन, हमने पढ़ा था रिचेस्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर में, न्यूट्रिएंट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये अगर डायरेक्टली हमारी हट गई तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जो लैंड डिग्रेडेशन के मेजर फॉर्म में से एक हम लोग सॉइल इरोजन को मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉइल इरोजन का प्रोसेस क्या होता है, 3 चीजें हमने इसमें पढ़ा था, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। डिटैचमेंट क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो सॉइल मास से लूज हो जाएंगे ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, फ्लोइंग वाटर और विंड फोर्स। डिटैच सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं फिर वो सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम या विंड करंट की वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो हुई है, जो एक जगह दूसरी जगह चले गए, ये लोअर स्लोप पे, रिवर बेड्स पर, रिवर रिजर्वायर्स में, कैनाल्स में, कहीं पर भी जमा हो सकते हैं। अब सोचो अगर कैनाल के पाइप्स में जमा हो जा रहे हैं, या फिर रिजर्वायर में जमा हो जा रहे हैं, रिवर बेड में जमा हो जा रहे हैं, एक तो वहां पे मिट्टी जम जाएगी। मिट्टी अगर जमने लग जाएगी तो हमारी फ्लड कंडीशन बनती है। मान लो डैम के गेट्स हैं या चेक गेट्स बने हुए हैं वाटर रिजर्वायर्स के, है ना, आपकी वहां पे मिट्टी इतनी ज्यादा जम गई कि वो गेट खुला ही नहीं, गेट खुला नहीं तो पानी में फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई, जैसे अभी 2-3 साल पहले दिल्ली में हुआ था। वो इसीलिए हुआ था, 2 या 3 साल पहले हुआ था, बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे दिल्ली के कुछ एरियाज में। रीजन भी, यमुना रिवर के सारे गेट्स ओपन नहीं हो पाए थे। क्यों, क्योंकि सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे ही कई बार नालों में भी होता है, जहाँ पे सीवेज निकलता है वहां पे सिल्टेशन होता है, तो वहां भी ये क्या होता है, नाले भरने लग जाते हैं, हमारे नाले फ्लो नहीं हो पाते हैं बारिश के टाइम में। तो ये दिक्कतें होती है सॉइल इरोजन की वजह से। मतलब ये है सॉइल इरोजन के इफेक्ट भी। आगे चलते हैं, इसमें ये हमने प्रोसेस समझ लिया। यहाँ पे सॉइल इरोजन के कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेचुरल कॉज क्या होते हैं। नेचुरल कॉज में हम बात करें तो रेनफॉल इंटेंसिटी और रन ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो सॉरी रेनफॉल इंटेंसिटी और रन ऑफ। अभी जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है, इसमें क्या होगा, जो पानी की बूंदे होगी बहुत तेज, जब मूसलाधार बारिश होती है तो क्या होता है, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब वो मिट्टी पर गिरती है ना, तो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, आपस में लूज हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, जब रेनफॉल एक्सीड द सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो सरफेस रन ऑफ होगा। मतलब पहले तो जो मिट्टी होगी वो दूसरी मिट्टी के ऊपर ही गिरेगी पार्टिकल बन के, बट मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इतना ज्यादा पानी आ जाएगा मिट्टी में कि अब वो पानी एब्जॉर्ब ना होकर बहने लगेगा, तो वो सरफेस रन ऑफ कहलाता है।
ठीक है, पानी बह रहा है सरफेस से, उसमें क्या होगा, उसमें वो मिट्टी के उन लूज पार्टिकल्स को लेके बहेगा। अब कई बार देखिए बारिश के पानी में सड़क में या कहीं खेतों के आसपास या कहीं पर भी जहाँ मिट्टी होती है वहाँ मिट्टी वाला पानी बह रहा होता है, इसकी वजह से सॉइल का लॉस होता है। विंड वेलोसिटी, जो एरिड या सेमी एरिड रीजन होते हैं वहां पर जब धूल भरी हवा चलती है, धूल भरी आंधी होती है, वो धूल क्या है, वो बेसिकली मिट्टी की टॉप लेयर का ही पार्ट है जो धूल बन के उड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्ट एज अ पावरफुल erosive force. Dry, loose, and fine textured soil are easily lifted and transported by wind, particularly when vegetation cover is absent. अगर वहाँ पे घास नहीं है, देखो पार्कों में जहाँ पे घास होगी, पेड़ लगे होंगे छोटे छोटे बड़े बड़े, वहाँ पे मिट्टी कम उड़ेगी, बट जहाँ पर ऐसा नहीं है वहीं पे धूल ज़्यादा उड़ती है। धूल उड़ने का ही मतलब एक तरह से आपको विंड की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। टोपोग्राफी और स्लोप ग्रेडियंट, अब इसके अंदर क्या होता है, जब स्टीप स्लोप्स होते हैं ना तो वहां पे वेलोसिटी रन ऑफ जो है, चाहे पानी की वजह से किसी भी वजह से, वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इरोसिव पावर भी बढ़ जाती है, स्पेशली पानी की। ठीक है, लॉन्गर एंड स्टीपर स्लोप देयरफॉर एक्सपीरियंस ग्रेटर सॉइल लॉस कंपेयर टू द जेंटल टेरेन्स। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। जिन सॉइल का पुअर स्ट्रक्चर है, लो ऑर्गेनिक मैटर है या वीक एग्रीगेशन है, उनमें सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे सैंडी सॉइल जो होती हैं दे आर प्रोन टू विंड इरोजन, जो सिल्टी सॉइल होती हैं दे आर हाईली वल्नरेबल टू वाटर इरोजन। ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो कुछ एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन अलग तरह से होगा। जहाँ पे प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है, अचानक से वहाँ पे हैवी रेन हो गई, तो वहाँ पे अनस्टेबल सॉइल कंडीशन की वजह से इरोजन रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो नेचुरली क्या हो रहा है, हमारा बारिश की वजह से भी हो रहा है, बारिश के पानी बहने से, विंड की वजह से भी हो सकता है, टोपोग्राफी और स्लोप ग्रेडियंट की वजह से भी हो सकता है, सॉइल की इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो सकती है कि वो पुअर स्ट्रक्चर में हो, ऑर्गेनिक मैटर कम हो। सैंडी सॉइल है तो हवा से उड़ेगी, सिल्टी सॉइल है वो पानी से बहेगी। और क्लाइमेटिक कंडीशन, कि कहीं पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है कुछ एरियाज में, तो वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, फिर आते ही ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ह्यूमन इंड्यूस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, सबसे गंदी एक्टिविटी इंसानों की, जंगलों को काट देना। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर एलिमिनेट द प्रोटेक्टिव कैनोपी एंड रूट बाइंडिंग इफेक्ट, क्योंकि जड़ मिट्टियों को बांध के रखती है। एक्सपोजिंग सॉइल डायरेक्टली टू रेनफॉल एंड विंड फोर्सेस। अच्छा, प्रोटेक्टिव कैनोपी मतलब जो पेड़ों की छाया होती है, वो एक तरह से हमारी कैनोपी होती है। सोचिए आपके खाली मैदान है सूखा हुआ, वहां बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, उसमें शायद ज्यादा कीचड़ बहेगा, उसके अंदर ज्यादा मिट्टी ब्रेक होगी बारिश की बूंदों की एनर्जी से, बट वही बारिश की बूंदें का सीधे पेड़ पर पड़ रही हैं, और देन पेड़ के नीचे पानी टपक रहा है टप टप करके, वो सॉइल का इरोड उतना ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा सॉइल का कवर हटता है। ओवरग्रेजिंग, एक्सेसिव ग्रेजिंग से क्या होता है, जो ग्राउंड कवर होता है ना वो रिड्यूस होने लगता है। सॉइल पे क्या है कि आपकी गाय भैंस सॉइल पे बार बार चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो सॉइल उसमें कॉम्पैक्ट होने लगती है ना। लोअरिंग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इंक्रीजिंग सरफेस रन ऑफ देयर बाय एक्सलरेटिंग इरोजन। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना, जैसे आप जुताई कर रहे हो सॉरी खेत की अपने स्लोप्स पर, एक्सेसिव टिलेज आपका हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, क्रॉप रेसिड्यूज नहीं लगा रहे हो उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लगता है और सॉइल आपकी बेकार होने लगती है और ईजिली फिर इरोजन के लिए प्रोन हो जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी हमने कल ही भी समझा था ऐसे कि इसमें सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। रिपीटेड क्लियरिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर शॉर्ट कल्टीवेशन साइकिल लीड्स टू रैपिड न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड सॉइल एक्सपोजर causing severe erosion during rains. अनसाइंटिफिक इरिगेशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कई बार हम ओवर इरिगेशन कर देते हैं कि पानी बहाए जा रहे हैं बहाए जा रहे हैं बहाए जा रहे हैं, या फिर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, माइनिंग करते जा रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, इस सब से क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लगता है। लोकल लेवल पर ही होता है बट सॉइल इरोजन होता है। ये हमारे ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के। अगर आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में ऐसे में आ जाता है कि सॉइल इरोजन के कॉजेज को एक्सप्लेन करिए, आप नेचुरल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, साथ में ह्यूमन इंड्यूस भी लिख सकते हैं। फिर हमारे है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, क्या क्या होता है। अभी हमने सॉइल इरोजन पढ़ा, सॉइल इरोजन क्यों होता है वो पढ़ा। अब कितने तरह का होता है, जैसे सबसे पहले होता है आपका वाटर इरोजन, हमने पढ़ा था पानी से इरोजन होता है। पानी से जो इरोजन होता है उसमें एक शीट इरोजन है, रेल इरोजन है, गली इरोजन है और स्ट्रीम बैंक इरोजन है। शीट इरोजन क्या होता है कि पानी इतना ज्यादा भर गया है कि जो एक यूनिफॉर्मली आपकी थिन लेयर ऑफ
ऑफ टॉप सॉइल हट जाएगी ओवर अ वाइड एरिया बाय शैलो सरफेस रन ऑफ, है ना। हमें पता नहीं चलता बट ये मैक्सिमम लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी लॉस करता है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक लेयर होती है मिट्टी की जो बहती है, हम समझ नहीं पाते हैं, बट ये बहुत डेंजरस फॉर्म ऑफ इरोजन होता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में होने लगता है ये। ठीक है। रिल इरोजन क्या होता है? सॉइल सरफेस पे ना पतली पतली बहुत बारीक बारीक नालियां सी बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका पीस ऑफ लैंड है थोड़ा स्लोप पर, है ना, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके पतले पतले से मिट्टी के वो बहने लगते हैं पानी के साथ साथ, तो वो हमारा रिल इरोजन कहलाता है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल शैलो चैनल्स ऑन द सॉइल सरफेस ड्यू टू कंसंट्रेटेड रन ऑफ। अब अब ये जो शैलो चैनल्स बन रहे हैं, इन शैलो चैनल्स को हम लोग रिल बोलते हैं। These rills are often temporary and can be removed by normal tillage, but they indicate the onset of serious erosion. गली इरोजन में क्या होता है? होता रिल इरोजन की ही तरह, बट इसके अंदर जो चैनल बनते हैं वो डीप और वाइड होता है, जिन्हें हम लोग गलीज बोल देते हैं। तो बहुत पतली पतली जो मिट्टी की धाराएं बह रही होती हैं पानी के साथ में, वो रिल इरोजन हो गया। बट जब वही चीज बड़ी हो गई, है ना, चैनल थोड़े ज्यादा गहरे हो गए, वाइड हो गए, तो वो हमारा गली इरोजन कहलाता है। इट कॉजेज परमानेंट लैंड डैमेज, रेंडरिंग फील्ड अनफिट फॉर कल्टीवेशन विदाउट मेजर रिक्लेमेशन मेजर्स। स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है, इसके अंदर क्या होता है? This involves undercutting and collapse of river or stream bank due to continuous water flow। तो जैसे कहीं पे मिट्टी कट जाती है ना, बहुत सी जगह खेतों में नहर के आसपास मिट्टी कट जाती है, या फ्लड आने से मिट्टी कट जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो नदी है उसके पानी ने अंडर कटिंग कर दी है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स हैवीली टू सेडिमेंट लोड इन रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है जिसमें सिर्फ पानी वाले पड़े हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे क्या है। विंड से क्या होता है? Wind erosion occurs when strong winds remove loose soil particles from dry, bare and land surface। गीली मिट्टी नहीं उड़ाती है हवा, हवा हमेशा सूखी मिट्टी उड़ाती है। इट इज डोमिनेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे बारिश कम होती है, स्पार्स वेजिटेशन होता है, और सैंडी और सिल्टी सॉइल्स होती है। मोड्स क्या होते हैं? तीन तरह से, सस्पेंशन, सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन में क्या होगा? जो फाइन पार्टिकल्स है वो दूर तक चले जाते हैं उड़ के। सॉल्टेशन में मीडियम साइज पार्टिकल्स का बाउंसिंग मूवमेंट होता है। सरफेस क्रीप में जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो रोल होते हैं अलोंग द ग्राउंड। विंड इरोजन से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक तो सिर्फ सॉइल फर्टिलिटी ही खत्म नहीं होती है, बट जो डस्ट स्टॉर्म्स और एयर पॉल्यूशन है वो भी होता है विंड इरोजन की वजह से। और नॉर्थ इंडिया के लोग तो विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही एयर पॉल्यूशन झेलते हैं। जब धूल भरी आंधी चलती है हम लोगों के नॉर्थ में, वो भी हमारा विंड इरोजन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है। अब कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं सॉइल इरोजन के, जैसे कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन में क्या है? वेव एक्शन, टाइड्स और सी लेवल के बढ़ने से हमारा जो कोस्टल लैंड है वहां पे सैलिन इंट्रूजन हो रहा है, मतलब कि खारा पानी अंदर आता जा रहा है और मिट्टी हमारी बह रही है। ग्लेशियर इरोजन, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है जहाँ पे मूविंग ग्लेशियर्स होते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल और रॉक मटेरियल का इरोजन होता है। मास मूवमेंट, पहाड़ों पर जो लैंडस्लाइड होती है हिली और माउंटेनियस रीजन में, वहां पे लैंडस्लाइड में सॉइल डाउन स्लोप चली जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आमतौर पे बारिश या भूकंप की वजह से होता है, बट होता है। तो ये भी हमारे कुछ फॉर्म्स ऑफ सॉइल इरोजन थे। तो ये हमने अलग अलग तरह से पढ़ा कि सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब समझते हैं कि इसे कंजर्व कैसे करना है। अच्छा, पहले इसके इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट क्या है सॉइल इरोजन के? सॉइल इरोजन की इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो मल्टी डायमेंशनल एडवर्स इफेक्ट होता है इसका एग्रीकल्चर पे, वाटर रिसोर्स पे, एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमी पे। तो उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू बनता है। क्या है एग्रीकल्चर पे? क्या है? पहले तो फर्टाइल टॉप सॉइल आपकी चली जाएगी। टॉप सॉइल ही आपकी न्यूट्रिएंट रिच है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी है। तो डायरेक्टली आपकी क्रॉप की, फसल की प्रोडक्टिविटी की बात आएगी। उसकी वजह से क्या होगा? जब क्रॉप यील्ड होगा वो आपका कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट स्ट्रेस आने लगेगा। फिर इस सब से क्या होगा? हम लोग एक्सटर्नल इनपुट डालने की कोशिश करेंगे, फर्टिलाइजर की डोजेज बढ़ाएंगे, इरिगेशन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। उससे क्या होगा? जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिकली यहाँ प्रोडक्शन तो टर्म आएगा नहीं, यहाँ पे तो जो खेती की हमारी कॉस्ट है, या फिर उसे बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारा बढ़ेगा। अब पहले जो खेती आपकी 1,000 रुपये में हो रही थी, अब अगर उसे 1,500 रुपये करने लग रहे हैं, तो आपकी खेत की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। यह था हमारा इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन एग्रीकल्चर के ऊपर। फर्टाइल टॉप सॉइल हट जाएगी, क्रॉप यील्ड हमारी कम हो जाएगी और एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। वाटर रिसोर्स पे क्या इफेक्ट आता है? जो रिजर्वायर और कैनाल है
उनके गेट पे धूल मिट्टी जमने लगती है, जमती है, अभी समझा था हमने। तो इरोडेड सॉइल पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन रिवर्स, कैनाल एंड टैंक्स, रिजर्वायर। इसकी वजह से सिल्टेशन होगा, और जब सिल्टेशन होगा तो कितना पानी स्टोर करना है उसकी कैपेसिटी कम होने लग जाएगी। भाई अगर 1-1 इंच भी मिट्टी जम गई उसके हर तरफ, मान लीजिए एक टैंक पे, तो उसकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, फ्लड के रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने पीछे समझा भी था, मैंने दिल्ली का एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताया था कि कैसे फ्लड के रिस्क बढ़ जाते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो सेडिमेंट डिपोजिशन होगा कैनाल में वो वाटर फ्लो को इफेक्ट करेगा। जब वाटर फ्लो उससे अफेक्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो इनएफिशिएंट इरिगेशन डिलीवरी होगी, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, इरिगेशन डिलीवरी इनएफिशिएंट होगी, तो हमारा इरिगेशन एफिशिएंसी उसमें कम होने लग जाएगी। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। ये चीज़ तो बेसिक थ्योरी है, आप लोग इसे पढ़ के समझ ही सकते हैं। लॉस ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, जब सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर ही हटने लग जाएगा तो सॉइल के अंदर भी तो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की लाइफ है मिट्टी के अंदर, वो सारी मिट्टी के अंदर की लाइफ भी खत्म होने लग जाएगी। रिड्यूस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? जो हमारा जो भी हमारा मतलब मिट्टी के अंदर जो कार्बन वाला, तो जो हमारा बेसिकली एटमॉस्फेयर में CO2 है उसे एब्जॉर्ब करना, वो हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। अब जब सॉइल हमारी हेल्दी होती है तो वो ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखती है। जब सॉइल हमारा इरोजन होता रहेगा तो सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो कैपेसिटी है वो हमारी कम होती रहेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को रिजल्ट करेगा, बिकॉज मोर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, मोर इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज पर इसके इफेक्ट है। सॉइल के कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है? सबसे पहले होता है एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स में हम लोग एग्रोनॉमिक मेजर्स में हम लोग कंटूर फार्मिंग करते हैं। कंटूर फार्मिंग में क्या है? प्लोइंग और सोइंग होता है ना, अक्रॉस द स्लोप टू रिड्यूस रन ऑफ वेलोसिटी, allowing more water to infiltrate into soil and minimizing erosion। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर हम लोग ऑल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ इरोजन प्रोन क्रॉप्स लगाते हैं। एक स्ट्रिप को एक क्रॉप की, फिर एक दूसरे की, फिर एक इसकी, फिर एक दूसरे की, कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जिससे कि रन ऑफ जो है, वो जो मतलब मिट्टी बह रही है वो इंटरप्ट हो जाए। तो जो जो हमारा पानी का फ्लो है, जिसकी वजह से मिट्टी बह रही है, पानी का फ्लो अगर हमने इंटरप्ट कर दिया तो वो हमारा सॉइल का लॉस कम हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप, रोटेटिंग क्रॉप्स लगाए जाते हैं, है ना, एंड ग्रोइंग कवर क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ताकि सॉइल का इरोजन रोका जा सके, और इसके साथ साथ सॉइल का स्ट्रक्चर भी इसमें इंप्रूव हो और मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी अच्छा हो जाए। मल्चिंग, मल्चिंग एक बहुत फेमस चीज होती है। इसमें इसमें क्या होता है, जो क्रॉप के रेसिड्यूज है या ऑर्गेनिक मटेरियल है सॉइल सरफेस पर, है ना, वो डाल दिए जाते हैं। उससे क्या होगा, जो रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारा कम हो जाएगा, एवोपोरेशन कम होगा और रन ऑफ कम होगा। तो आपने मिट्टी को एक तरह से ढक दिया, वो हमारा हो गया मल्चिंग का प्रोसेस। ये हमारे एग्रोनॉमिक मेजर्स है, खेती बाड़ी में जो हम लोग मेजर्स यूज कर पाते हैं। मैकेनिकल या इंजीनियरिंग मेजर्स क्या होती हैं? टेरेसिंग, जो हमारे स्टीप से हमारे, उसको हमने स्टीप स्लोप्स को टेरेस में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए ये आपका स्लोप आ रहा है, आपने यहाँ पे एक चेक बना दिया, यहाँ पे एक चेक बना दिया, यहाँ पे एक चेक बना दिया, ठीक है। अब ये आपका इतना बड़ा एक पार्ट हो गया जहाँ पे आप अपनी खेती कर रहे हो, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अगर आप कहीं माउंटेन रीजन में जाओ घूमने तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जगह जगह। तो इसमें क्या होता है, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, वो स्टेप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्लोप की लेंथ हमारी कम हो जाएगी, रन ऑफ वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, हिली एरियाज में ज़्यादा होता है। ऐसे काउंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बंड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे ये आपकी मान लीजिए मिट्टी है ऐसे, है ना, इसमें आप इस तरह से करके, सॉरी, ये इस तरह से करके ना आप इसमें वो बनाते जाओगे, बेड़ा बेड़ा, बहुत छोटी छोटी सी एक तरह की बाउंड्री सी आप लगाते जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप वो वहीं पर ट्रैप होने लग जाएगा, जो भी आपका पानी बह रहा होगा मिट्टी को लेकर वो वहीं रुक जाएगा। इट ट्रैप सेडिमेंट, एनहेंसेस सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। फिर आपके चेक डैम्स और गली प्लगिंग होती है। इसमें क्या होता है, स्मॉल बैरियर्स बना दिए जाते हैं अक्रॉस द स्ट्रीम्स एंड गलीज टू स्लो डाउन वाटर फ्लो, प्रमोट सेडिमेंट डिपोजिशन एंड रिक्लेम डिग्रेडेड लैंड्स। ये हमारे चेक डैम्स बनाए जाते हैं और गली प्लगिंग की जाती है। ये हमारे मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग मेजर्स हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। देन कम्स हमारे बायोलॉजिकल मेजर्स।
बायोलॉजिकल मेजर्स क्या है? एफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन करना, एग्रोफॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। अगर आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है उसका। ये नाबार्ड ग्रेड ए की डेप्थ में और नाबार्ड ग्रेड ए के हिसाब से नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है ग्रेड ए के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होनी चाहिए। जो लाइफ स्टॉक मूवमेंट है वो रेगुलेट करना पड़ता है हमें, सो दैट एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वेजिटेशन ना हो और प्रोटेक्टिव ग्राउंड कवर मेंटेन रहे। तो ये हमारे मेजर्स थे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में अब हम लोग इरिगेशन की बात करेंगे। इरिगेशन क्या है, सोर्सेज क्या है और टाइप्स क्या है इंडिया में, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो इरिगेशन क्या है? हमारे खेती को पानी तो चाहिए होता है, मेन हमारा बारिश का पानी होता है। बट जब बारिश का पानी हमें नहीं मिल पाता तो हम लोग उसमें आर्टिफिशियली पानी डालने की कोशिश करते हैं अपने क्रॉप्स में, सॉइल में, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, जरूरी क्यों है ये हमें? क्योंकि हमारे यहाँ बारिश सीजनल होती है, अनइवन होती है और अनसर्टेन होती है। 45 से 55% नेट सोन एरिया हमारा इसमें इरिगेटेड रहता है। ठीक है, ये 2024-25 के डेटा के ऊपर था। 55% ग्रॉस क्रॉप एरिया हमारा इरिगेटेड रहता है। अब नेट सोन एरिया क्या है, ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है, इसकी डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपको जानना हो आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछिएगा, मैं वहाँ पे ऑडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। इट हेल्प्स इन मल्टीपल क्रॉपिंग, हायर यील्ड, ड्रॉट प्रोटेक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। सूखा पड़ने की दिक्कत नहीं है अगर हमारे पास इरिगेशन हो रहा है तो। खेती बाड़ी हमारी ढंग से होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो फूड की सिक्योरिटी भी हमारी मेंटेन रहेगी, मल्टीपल तरह के क्रॉप्स हो सकते हैं और यील्ड हमारी बढ़ेगी। और इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया चाइना का है, उसके बाद इंडिया का है। इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? हमने समझा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इरिगेशन की वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था। सॉरी, इरिगेशन की वजह से नहीं आया था, बट इरिगेशन की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा सक्सेस बन पाया था। मानसून की डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी, रबी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वीट को, बार्ले को विंटर्स में। इनेबल्स कल्टीवेशन इन ड्राई एंड एरिड रीजन, जैसे अब राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा खेती होती है जब से हमने कुछ कैनाल्स वगैरह बनाई हैं। चैलेंजेस क्या है कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीशन, सैलिनाइजेशन और वाटर लॉगिंग करता है। ग्राउंड वाटर का हम ओवर यूज करते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी इसमें थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन की इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो एक तो हमारा सरफेस वाटर होता है और दूसरा ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर के अंदर हमारे वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं। ठीक है, और वही हमारे डोमिनेंट सोर्सेज हैं अभी के लिए जो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब मेजर सोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, सॉइल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वाटर ओरिजिन, चाहे सरफेस है या वाटर है। ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें वेल्स और ट्यूबवेल्स हमारे डोमिनेंट है। अप्रोक्सीमेटली अगर लेटेस्ट शेयर की बात करें 2020 से 25 के एस्टिमेट्स को लेकर, वेल और ट्यूबवेल का हमारा 60 से 65% एरिया यूज होता है। जो हमारा इरिगेशन हो रहा है वो इनके थ्रू सबसे ज्यादा होता है। कैनाल या सरफेस वाटर की बात करें तो 24 से 29% के अराउंड है। वाटर टैंक्स के थ्रू 3 से 5% और बाकी हमारा 10 से 13% आता है, जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन आ जाता है, लिफ्ट इरिगेशन आता है। ये हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। वेल्स और ट्यूबवेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वेल्स क्या होता है, ट्रेडिशनली शैलो या डग वेल्स होते हैं, है ना, मैनुअल या एनिमल पावर्ड होते हैं या फिर इसमें पंप लगा देते हैं। ट्यूबवेल के केस में हम लोग डीप बोरवेल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक या डीजल पंप लगता है। ठीक है, और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। शेयर की बात करें, हमने पीछे समझा था 60 से 65% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया हमारा इसका चल रहा है। 1950 के बाद वेल और ट्यूबवेल का यूज भी बढ़ना शुरू हो गया है। एडवांटेज क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अवेलेबल ऑन डिमांड है और स्मॉल फार्मर्स के लिए सूटेबल है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको इतना ज़्यादा यूज कर करके ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग गया है। जैसे जो हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लीडिंग स्टेट्स की बात करें, यूपी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में भी है। वेल्स और ट्यूबवेल, प्राइमरी हम लोग इसमें ट्यूबवेल ही यूज करते हैं। अब की रोल बात करें तो वेल या ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन बैकबोन रहा हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का, हमने समझा भी था पीछे स्लाइड में भी और कल वाले वीडियो में भी। इंडिया में वीट और राइस नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है जिसमें ट्यूबवेल का पानी यूज होता है। ठीक है, देन कैनाल्स की बात करते हैं। कैनाल्स क्या होती है, जो हमारी नहर होती है। नहर कैसे होती है,
जो नदियों का पानी होता है वो अलग अलग एरिया में डाइवर्ट किया जाता है कई बार, किस लिए? इरिगेशन के लिए। वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर्स डैम्स थ्रू नेटवर्क्स, है ना। अब ये पेरिनियल भी हो सकता है और इनंडेशन भी हो सकता है। पेरिनियल और इनंडेशन क्या होता है? तो पेरिनियल रिवर, पेरिनियल कैनाल तो वो होती है जो हमेशा जिसमें हम पानी फ्लो करके रखते हैं, है ना। और इनंडेशन कैनाल्स क्या होती हैं? जब हमारे पास कभी नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्लड को रोकने के लिए हम वो पानी को डाइवर्ट कर देते हैं इन कैनाल्स में। ये हमारी इनंडेशन कैनाल्स होती हैं। कैनाल्स के थ्रू हमारा करीब 24 से 29% इरिगेशन होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज एरिया कवरेज होता है इनका, लो कॉस्ट पर हेक्टेयर होती है, मल्टीपर्पस होती है। मल्टीपर्पस एज इन कैनाल को हम लोग डैम्स वगैरह के थ्रू भी करते हैं, तो इरिगेशन के साथ साथ पावर और नेविगेशन का काम भी इसमें किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वाटर लॉगिंग और सेलिनेशन, हाई एवापोरेशन और सीपेज लॉसेज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल कहीं पर नदियां हैं वहां पे कैनाल बहुत अच्छी हैं, और जहां नदी नहीं होगी वहां पे कैनाल भी ईजिली नहीं पहुंच पाएगी, और अगर कैनाल पहुंचाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। लीडिंग स्टेट्स बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा कैनाल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान में हमारा इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू पानी जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें तो पंजाब में एक जगह है हरीके, हरीके नाम की एक जगह है। हरीके में क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, हमारे पास दो रिवर हैं, सतलज और ब्यास। ठीक है, सतलुज जी और ब्यास जी, ये दो नदियां हैं हमारी। दोनों नदियां पंजाब के हरीके में जाकर मिलती हैं। तो हरीके से हम लोगों ने एक इंदिरा गांधी कैनाल निकाली है जो प्राइमरली राजस्थान को इरिगेट करती है, बट उसके साथ साथ ये पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा को भी इरिगेट करती है, बट जो मेजर इसकी रिक्वायरमेंट थी वो राजस्थान का इरिगेशन था। अब हमारी कुछ इंडिया की मेजर कैनाल्स, जो अपर गंगा कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, ये कुछ फेमस कैनाल्स हैं इंडिया के। आगे चलते हैं। टैंक्स, टैंक्स के अंदर क्या होता है, हम लोग या तो स्ट्रीम्स के अक्रॉस हम लोग बंड्स बना देते हैं जो हम लोगों ने समझा था पीछे, या फिर क्या होता है हम लोगों ने नेचुरल या मैन मेड रिजर्वायर बना दिए। इनका शेयर इंडिया में कंपैरेटिवली काफी कम है। एडवांटेज इसका ये होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम होता है, और जो अंडरटेकिंग टेरेन होता है वहां पर काम आती है। डिसएडवांटेजेस इसका है कि क्योंकि इसमें मेजरली बारिश का पानी ही इकट्ठा हो रहा है तो ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। इसमें सिल्टेशन होता है और ड्राई सीजन में सूख जाते हैं ये। जैसे आंध्र प्रदेश में टैंक ज़्यादा यूज होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, कर्नाटका उड़ीसा में होते हैं। इनके अलावा जो सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जैसे लिफ्ट इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, ये काफ़ी, अब इनके लिए हमारे पास स्कीम्स भी चलती हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब माइक्रो इरिगेशन सोर्सेज जो होते हैं वो 8 से 12% होते हैं, बट विद द टाइम ये हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इरिगेशन के मेथड क्या क्या है, इरिगेशन करते कैसे हैं? सबसे पहला हमारा सरफेस इरिगेशन होता है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है और मोस्ट कॉमन मेथड है। इरिगेशन के मेथड की बात करें, हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दो तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल में हम सबसे पहले देखते हैं सरफेस इरिगेशन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है। इसमें क्या, आपने खेत में पानी डाल दिया एंड वाटर फ्लोज बाय ग्रेविटी ओवर द फील्ड। ठीक है, इसमें फ्लडिंग होता है, बेसिन होता है, बॉर्डर होता है, फरो होता है, ये चार तरह के सब टाइप्स है सरफेस इरिगेशन के। तो यूजली 90% जो एरिया होता है वो उसका इरिगेटेड रहता है ना, स्पेशली राइस फील्ड में, क्योंकि वहां पे पानी भरना होता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, लो कॉस्ट है, आपने पंप चलाया, पानी छोड़ दिया, पानी अपने आप बहता रहेगा। ये इसकी एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, जब पानी आपने ऐसी बह दिया, एक तो उसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन काफी, सॉरी, वाटर का वेस्टेज बहुत ज्यादा है। दूसरा, पानी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, पानी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर होता है हमारा लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स, रिवर्स और कैनाल यूजिंग पंप। हम लोग पंप लगा के पानी को वेल से, रिवर से या कैनाल से निकालते हैं। अब ये ट्यूब वेल या शैलो वेल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। वेल हमने पीछे पढ़े थे, ट्यूब वेल और शैलो वेल, वही वेल की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। वहां से जब पानी हमें निकालना है, उस पानी को निकाल के यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये हमारा मॉडर्न इरिगेशन होता है। वाटर जो होता है बारिश की तरह लगाया जाता है ना, पाइप और नोजल्स के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़े गार्डन्स के अंदर भी देखा होगा, ग्रासलैंड्स में, स्टेडियम्स में देखा होगा कि हॉप एंड स्टॉप करके एक नोजल से पानी हवा में उड़ रहा होता है और वो बारिश की बूंदों की तरह घास पे ग्राउंड में गिर रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और पानी की वेस्टेज होने से रोकेगा। बट क्योंकि ये पूरा सिस्टम लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रिक पावर की भी नीड है। ये
अनइवन लैंड पे, सैंडी सॉइल में, वेजिटेबल्स में और ऑर्चर्ड्स में यूज होता है। देन कम्स द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हमारा मॉडर्न और सबसे ज्यादा एफिशिएंट ड्रिप, मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। इसके अंदर वाटर जो होता है ना, वो धीरे धीरे प्लांट की रूट्स में ड्रिप किया जाता है थ्रू ट्यूब्स एंड एमिटर्स। ये रो क्रॉप्स के लिए, ऑर्चर्ड्स के लिए और वाटर स्केर्स एरिया के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इसके अंदर क्या है, पानी की वेस्टेज कम होती है, वीड्स और एवापोरेशन के लॉसेस कम होते हैं, और एफिशिएंसी जो हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट, ये हमारा हाईली एफिशिएंट मेथड होता है। इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर प्रमोट भी किया गया है। लीडिंग अडॉप्शन जो इसका है वो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ज्यादा हुआ है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्प्रिंकलर से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या है, हाई कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है ड्रिप इरिगेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। सब सरफेस या सीपेज इरिगेशन, इसके अंदर क्या होता है, वाटर को सॉइल सरफेस के नीचे पाइप्स के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, पाइप्स में छेद होंगे और उसके थ्रू वाटर आपका सब सॉइल के सरफेस के नीचे जाएगा। ठीक है, ये रेयर होता है और हाई वाटर टेबल एरियाज के अंदर इसे यूज किया जाता है। अब इसके बाद हमें इसमें खास चीज देखनी है कि हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, जिसमें एक है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरी है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना हमारा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए है। कृषि सिंचाई योजना को हम लोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी, उसका मतलब फोकस है। ठीक है, इन दो स्कीम्स के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी अगर बात करें, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है। साल 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी 2015-16 से शुरू हो गया था। फोकस क्या था इसका, फोकस था इरिगेशन डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, है ना। अब प्राइमरी तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, इन जो 3 हमारी मेजर मिनिस्ट्रीज हैं, उन तीनों मिनिस्ट्रीज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब इसका एम क्या है, एम हमने पीछे पढ़ा था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कह सकते हो। हर खेत को पानी देना इसका एम था। इरिगेशन टू एवरी फील्ड, कैसे हम इरिगेशन की कवरेज बढ़ाएंगे, थ्रू एफिशिएंट वाटर यूज, ये इसका था। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, टू अचीव कन्वर्जन of irrigation investment at the field level, expand cultivable area under assured protective irrigation, improve on-farm use efficiency, reduce wastage, enhance adoption of precision micro irrigation technologies, recharge aquifers and introduce sustainable water conservation। इतना बड़ा स्टेटमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या मतलब हुआ कि हमें इसके अंदर अपने इरिगेशन के इन्वेस्टमेंट को फील्ड लेवल पर लाके कन्वर्ट करना है। जो हमारा कल्टीवेबल एरिया है ना, जहाँ पे इरिगेशन का हमारा एरिया बन रहा है, उसको हमें एक्सपेंड करना है, तो इरिगेशन ज्यादा एरिया तक पहुंचे। जो पानी का यूज है, फार्म वाटर का जो यूज है वो अच्छा हो जाए, मतलब इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, वेस्टेज हमारी कम हो जाए। जो हमारे प्रिसीजन और माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज का है, उसका एडॉप्शन बढ़े, जैसे हमने पीछे अभी ड्रिप इरिगेशन के लिए पढ़ा था। एक्वाफर्स जो है वो हमारे रिचार्ज हो जाए, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आने लग जाए, मतलब बेसिकली इरिगेशन अच्छे से हो जाए और पानी की जो वेस्टेज है वो हमारी कम हो जाए। ये इसका की कंपोनेंट्स की अगर हम लोग इसमें बात करें, तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स है जैसे एक्सेलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, ये होता है मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी के अंदर क्या है, सब कंपोनेंट्स है जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर रेनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। देन इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट की बात की जाती है। फिर हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप आ जाता है, जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन है। फिर अभी माइक्रो इरिगेशन जो है ना, अब ये RKVY एक अलग स्कीम है, उसके अंदर चला गया है। ज्यादा आप लोगों को स्कीम की डिटेल पढ़नी हो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच क्या है वो आप लोग इसमें रीड कर लीजिए। जो इसकी फंडिंग है 60-40 या फिर 90 और 10 रहती है। 60-40 मतलब नॉर्मल केस में, और 90 और 10 क्या होती है, 90 और 10 होती है जब हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है। और जिसको ऑनगोइंग फेज चल रहा है वो हमारा 2021-22 से लेके 25-26 तक चल रहा है। ठीक है, मतलब मार्च के बाद इसे या तो एक्सटेंड किया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा, मोर और लेस इसे एक्सटेंड ही किया जाएगा। अगर इसकी टारगेट ऑडियंस की बात करें कि किन लोगों के लिए ये स्कीम एलिजिबल है, तो जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, है ना, ये उन सब के लिए है, इंक्लूडिंग ओनर्स, कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स और कम्युनिटीज। फोकस क्या है इसका, उन रीजन में जहाँ पे इरिगेशन कवरेज कम होती है, पानी का स्ट्रेस ज्यादा होता है और माइक्रो इरिगेशन का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक।
ठीक, इससे ज़्यादा के लिए आप इसकी वेबसाइट के थ्रू स्टडी करिएगा। हम आगे चलते हैं। अगली आती है अटल भूजल योजना, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अटल भूजल योजना जो है 25 फरवरी 2019 को लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 95th बर्थडे जहां हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वहां पे हम लोगों ने स्कीम लॉन्च करी। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फोकस क्या था? सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी इसको सपोर्ट किया है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तब मैंने इस स्कीम को पढ़ा था जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। एम क्या है? प्राइमरी एम इज टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रमोट कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन सीवियरली स्ट्रेस्ड एरिया। कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना था सीवियरली स्ट्रेस्ड एरियाज में। शिफ्टिंग फोकस टू डिमांड साइड मैनेजमेंट, मतलब जो ओवर एक्सट्रैक्शन है पानी का, उसे हमें कम करना है। जो हम लोग जबरदस्ती ग्राउंड वाटर निकालते जा रहे हैं, और पानी का एफिशिएंट यूज हमें प्रमोट करना था। एक तो हमने डिमांड कम कर दी, दूसरा हमें रिचार्ज भी बढ़ाना था। जैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जगह जगह प्रमोट कर रहे हैं, while improving recharge and long-term conservation to address rapid depletion and ensure water security. Main objective क्या है? To strengthen institutional frameworks for groundwater governance, encourage behavioral change at community level, prepare and implement water security plans by gram panchayats, enhance monitoring data disclosures, adopt efficient water use practices. ठीक है, ये हमारे अटल भूजल योजना के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। की कंपोनेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये क्या करता है? इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जा रही है। ठीक है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन कराई जाती है, जैसे कि जलकोश यात्रा है रात्रि चौपाल से। इंसेंटिव कंपोनेंट दिया गया है ना, तो जो हमारी स्टेट्स को और ग्राम पंचायत को, कि अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो उन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे। कम्युनिटी लेड प्लानिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है वाया डैशबोर्ड्स, और कन्वर्जेंस भी है इसका अलग स्कीम्स के साथ। ठीक है, जैसे मनरेगा, जल जीवन मिशन, मनरेगा का तो खैर अब नाम बदल गया है। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज और पार्टिसिपेटरी करा है। स्टेट्स इसमें जो है अपना प्लान प्रिपेयर करके देंगी, ग्राम पंचायत जो है वो वाटर यूजर ग्रुप बनाएंगे, वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए जाएंगे, ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर किया जाएगा, और लोकल एक्शंस को इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल स्टेट कमिटीज के थ्रू इसे मॉनिटर किया जाएगा कि कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंटली कोई दूसरी स्टेट अपना प्लान बना के काम कर रही है या नहीं कर रही है। डिजिटल टूल्स को यूज किया जाता है और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। कवरेज की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है? जो कवरेज है टारगेट एरिया इसका 7 ग्राउंड वाटर स्ट्रेस स्टेट्स के अंदर से इंप्लीमेंट किया गया। कौन कौन सी? गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8200 से 8350 के अराउंड इसमें ग्राम पंचायत को कवर किया गया है। 80 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और 229 ब्लॉक्स या तालुकास। फंडिंग की इसकी बात करें तो टोटल फंड जो था इसका था वो 6000 करोड़ रुपए था जब ये शुरू किया गया था 2020 में, जिसमें 50-50% बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में इसकी शेयरिंग हुई थी। फंड जो थे इसके वो डिसबर्स हुए थे एज ग्रांट्स विद इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। ओरिजिनली 5 साल के लिए प्लान किया गया था 2020 से 25 तक, हाउएवर इसे मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया हुआ है। बात की जा रही है कि आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सके। ज़्यादा इसकी डिटेल्स चाहिए हो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप कुछ भी अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज अवर सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर और सॉइल के बारे में समझा। इसकी पीडीएफ में, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये चैनल है, मैं इस पे अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके जो भी आपके डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट्स को रिप्लाई करने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।